हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस है कोड नंबर 89? अगर हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन भी देते हैं और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो अपना पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो जो 2022 के पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो बड़ी शांति से चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से सुनना है और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से तैयारी करिए और चित्त शांत रख के पेपर दे के आना है, ठीक है। चलो, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस नाम से SWMG नाम से ऐप है और इस पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं, 10 की 10 यूनिट्स और बहुत मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं टिल 15 मार्च तक। जितने भी कोर्सेज हैं SWMG पे उस पर 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें लाइव सेशन भी मिलते हैं। अगर कोई फ्रेंड लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो उसकी भी तैयारी हम करते हैं। 10 की 10 यूनिट्स अच्छे से पढ़ते हैं। लाइव सेशन और लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। और 15 मार्च तक आपको 15 मार्च 2023 तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फ्रेश बैच है, जून 2023 टारगेट बैच, ठीक है। तो कैसे करना है, SWMG इंस्टॉल करोगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और कोर्स पे जाके आप कोर्स अपना परचेज कर सकते हो। और इसमें सारी फैसिलिटीज हैं। लाइव क्लासेज होगी, अगर लाइव नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। रेज हैंड का ऑप्शन है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कॉल पे आके। तो सारी फैसिलिटीज है, PDF फाइल्स वगैरह सब मिलेगी। और 15 मार्च 2023 तक आपको इस पे 25% ऑफ है, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। चलो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, इसको सुनिए। ये कह रहा है डिमेटलाइजेशन द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ए प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स रिडक्शन। क्या कह रहा है कि जो डिमेटलाइजेशन है इज द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ए प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स रिडक्शन। अगर ये बेसिकली बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, ये वेस्ट मैनेजमेंट से उठाई हुई बातें हैं। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो डिमेटलाइजेशन है एक प्रोग्रेसिव डिक्रीज है साइज में एंड वेट में किसी भी प्रोडक्ट पे। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे जैसे हम किसी भी वेस्ट जहां से जनरेट हो रहा है सोर्स पे रिडक्शन कर दें, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। ये असर्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है डिमेटलाइजेशन के बारे में। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी क्या है, न्यू प्रोडक्ट इज मोर ड्यूरेबल देन द वन बीइंग रिप्लेस्ड। बिल्कुल इसका असर्शन जो है और उसका जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है वो क्या है, मोर ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक रहेगा। और देन द वन बीइंग रिप्लेस, जो रिप्लेस किया गया है उसकी बजाय। इसीलिए हम ये टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट वगैरह की वजह से जो सोर्स रिडक्शन करना, क्योंकि जो डिमेटलाइजेशन है बेसिकली प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज एंड द वेट ऑफ ए प्रोडक्ट है ना, और उससे क्या होगा, वो मोर ड्यूरेबल होगा, ये बात है। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है और असर्शन भी ठीक है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज द राइट आंसर। बहुत ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा क्वेश्चन है, शांति से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। कौन सा ऐसा एक फेज है सो सेकेंडरी सक्सेशन का नहीं है। बेसिकली आपको पता है एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में तो एकदम पहले से कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल बारलैंड वगैरह होती है। ये तो होता है अगर वहां से हम शुरुआत करें और क्लाइमेक्स तक पहुंचे, ये प्राइमरी सक्सेशन है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, पहले से कुछ था, वो डिस्टर्बेंस की वजह से फायर वगैरह हो लग गई होगी या कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया होगा, फ्लड वगैरह कुछ भी आ गया, वहां से खत्म हो गया जो भी स्पीसीज थी, तो उसको सोइल तो पहले से मिल जाती है। क्योंकि वो प्राइमरी सक्सेशन में तो क्या होता है, रॉक होती है, उससे धीरे धीरे सोइल वगैरह बनती है, बहुत साल लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन में।
लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन डिस्टर्ब हो चुका है, अब सेकेंडरी सक्सेशन आ रहा है, तो सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत कम टाइम लगता है बजाय प्राइमरी के, ठीक है, और क्योंकि उसको सोइल वगैरह तैयार मिलती है, वो तो डिस्टर्बेंस की वजह से खत्म हुआ है, ठीक है। तो आपको आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, कौन सी ऐसी फेज है जो सेकेंडरी सक्सेशन की नहीं है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में बेसिकली क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको इन्वेजन नहीं करना पड़ेगा, नए हैबिट की कोई बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से उसको मिलता है वो, ठीक है, ये बात है। देखना इसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताए हैं, इनिशिएशन, कंटिन्यूएशन, ये तो रहेगा ही, टर्मिनेशन, लेकिन इन्वेजन नहीं होगा। जैसे देखो प्राइमरी सक्सेशन मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर, पहले से कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है, ये स्टेप्स होता है, न्यूडेशन होता है, ठीक है, और इन्वेजन यानी कि माइग्रेशन, जो एग्रीगेशन होता है, कॉम्पिटिशन एंड कोएशन होता है, रिएक्शन होता है, और स्टेबलाइजेशन यानी कि क्लाइमैक्स आता है, ये तो चलता है प्राइमरी सक्सेशन में। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, बेसिकली ये जो प्राइमरी जो वेजिटेशन वगैरह थी या प्राइमरी स्पीसीज थी, वो डिस्टरबेंस की वजह से कई किसी भी कारण से डिसअपियर हो गई है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फायर वगैरह, उसके बाद वो जो सक्सेशन होता है दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। और ये बहुत ही क्या होते हैं, कंपैरेटिवली मोर रैपिड होते हैं, ये बात कही आपको कि ज़्यादा फास्ट रहते हैं बजाय प्राइमरी के, एंड स्पीसीज डोंट नीड टू इन्वेड ए न्यू हैबिटेट फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि इनको नई हैबिटेट की जरूरत नहीं होती है उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि पहले से ही उनको अवेलेबल रहता है वो, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका था। तो ये इसलिए इसका इन्वेजन क्या जाएगा, आंसर जाएगा। समझ में आई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों कंसेप्ट को शांति से समझना, और हो सकता है आपको प्राइमरी सक्सेशन के स्टेप्स भी पूछ ले, फेजेस भी पूछ ले, कौन कौन सी फेजेस होती है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मेंटल इज मोस्टली मेड अप ऑफ। आपको पता है जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है क्रस्ट, ठीक है, ये मेंटल है, और ये उसके बाद कोर है। तो अगर बात करें, ये मेंटल की बात कर रहा है कि मेंटल मोस्टली किसका मेडअप होता है, तो अगर बात करें क्रस्ट में सियाल हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया, और अगर मेंटल की बात करें सिलिका और मैग्नीशियम की बात होती है, और कोर की बात करें तो निकल और आयरन की बात होती है, निफे, है ना। तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की बात होती है। तो एक तो डी हो गया सिलिका, और एक मैग्नीशियम कहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम यहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम एंड आयरन, तो बी और डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखो फैक्चुअल है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सियोल, सीमा और निफे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ गया बी और डी। बी और डी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर बात करते हैं अर्थ की ना। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डर्टी डजन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ पीओपीज आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर कंपाउंड एंड नॉट अप्लाइड डायरेक्टली इन इन्वायरमेंट। बेसिकली क्या है, ये पीओपीज तो आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो परसिस्टेंट है, बहुत लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डर्टी डजन्स, ऐसे कौन से कंपाउंड है, डर्टी डजन्स का मतलब 12 ऐसे कंपाउंड्स या पीओपीज की बात हुई थी जो बहुत खतरनाक है, ठीक है, 12, 12, डर्टी डजन्स का मतलब यह है 12, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे हैं जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं, यानी कि सह उत्पाद की तौर पे बनते हैं, ना कि वो डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं इन्वायरमेंट में। ऐसे यानी कि मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पदार्थ है ना, वो बेसिकली यानी कि लंबे टाइम तक रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में रह जाते हैं वो, तो वो एक डर्टी डजन एक लिस्ट है 12 की, ठीक है, कि ये बहुत ही खतरनाक है, 12, 12। इन 12 में से कौन से ऐसे हैं जो एज ए बाई प्रोडक्ट होते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते इन्वायरमेंट में, तो यानी कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे। तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको पता है जब इंसिनरेशन वगैरह करते हैं तो डाइऑक्सिन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, फ्यूरांस निकलता है। तो बी और डी इज द राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। बी और डी इज राइट आंसर। ये जो बाकी है वो डायरेक्टली अप्लाइड, मैं आपको इसका एक सीरीज दिखाता हूं कि 12 को कैसे कैसे डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन दिखाता हूं। इसका राइट आंसर होगा डाइऑक्सिन और फ्यूरांस। देखना आप एक बार, ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और कुछ है बाई प्रोडक्ट्स। कुछ मतलब दो हैं बाई प्रोडक्ट, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस, तो ये ऑप्शन गया क्योंकि बाई प्रोडक्ट ही आपसे पूछा था। अगर इंडस्ट्रियल केमिकल पूछे तो पॉलीक्लोरेटेड जो बाइफिनाइल है और हेक्सा क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर पेस्टिसाइड्स पूछे तो एल्ड्रिन, डाइएल्जिन, क्लोडेन, डीडीटी और माइरेक्स एंड टेक्साफेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये कितने हो गए, गिन के देखो 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना। तो ये डर्टी डजन्स हैं, और इसमें से आपको पूछा था कौन से बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो डाई ऑक्सीन और फ्यूरान्स। समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है द प्रीफिक्स स्टेनो एंड इक्यूरी हैव बीन यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? एक कोई प्रीफिक्स है, पहले लगने वाले शब्द स्टेनो और यूरी किसके लिए यूज होते हैं? तो बेसिकली ये टॉलरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स है, कितनी टॉलरेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर में, वो कितना टॉलरेंस पावर है उसका, यानी कि डिग्री ऑफ टॉलरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए गिवन इन्वायरमेंटल फैक्टर, कितना वो किसी चीज को टॉलरेट कर सकता है इन्वायरमेंट फैक्टर में, ये इसके लिए यूज होता है प्रीफिक्स स्टेनो एंड इक्वेरी। मैं आपको बता देता हूँ उसको थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं, देखना। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो टॉलरेंस है वो नैरो है, बहुत संकीर्ण है, नैरो टॉलरेंस है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेनो, है ना। जैसे स्टेनोथर्मल और स्टेनोहेलाइन ये बोलते हैं जिसका नैरो टॉलरेंस है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वाइड टॉलरेंस है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं यूरी यानी कि यूरोथर्मल जैसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, टॉलरेंस के लिए बताता है कि कितना टॉलरेंस कितना है उसका, डिग्री ऑफ टॉलरेंस कितना है। ये दो शब्द इसलिए यूज किया जाता है। समझ में आई? अच्छे शब्द है, ध्यान रखना, स्टेनो और यूरी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है की टू नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन और कंबाइन गैसेज नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट। नाइट्रोजन जो साइकिल है उसमें यही तो बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनकी एक क्षमता होती है कि जो नाइट्रोजन कंबाइन नाइट्रोजन गैस विद हाइड्रोजन और क्या बनाते हैं, वो अमोनिया बन गई, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड फिक्सेशन ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन टू अमोनिया टू नाइट्रेट ओनली, इट डजंट इंक्लूड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये बात नहीं जची, नाइट्रोजन साइकिल में तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी तो इंक्लूड है भाई, ये नहीं। ये कह रहा है इट डजंट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शांति से यहीं पे। और ज्यादातर देखो बेसिकली बात ये होती है फ्रेंड, जहाँ पे ओनली जैसे शब्द आ जाते हैं, जैसे नाइट्रेट टू नाइट्रेट ओनली, ये जैसे शब्द आ जाते हैं ना, बेसिकली गलत जाते हैं सामान्यतः। जब आपको लगे कि कहाँ जाऊं तो गलत की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी आप बहुत समझदार हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर अनलाइक एयर पॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, नॉइज पॉल्यूशन है, ये एनर्जी का फॉर्म रहता है एंड हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर अनलाइक एयर पॉल्यूशन, है ना। जैसे एयर पॉल्यूशन एक हाईली सब्जेक्टिव वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये है नॉइज पॉल्यूशन ये हाईली सब्जेक्टिव है, बहुत ही व्यक्तिपरक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव लाउडनेस ऑफ साउंड एंड कॉज बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आने की पूरी संभावना रहता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बात ठीक है, बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कोई गलत नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। आगे है कंसेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन वाज ओरिजिनली गिवन बाय, जो कैरिंग कैपेसिटी वगैरह की बात करते हैं। आर और के क्या है, यहाँ पे आप देखना, इकोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर एंड के सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आप देखना ये क्या है, ये कंसेप्ट पक्का। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने था ओरिजिनली, ये मैकआर्थर एंड विल्सन ने दिया था 1967 में। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि इन्होंने दिया, लेकिन आपको ये भी अभी पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि आर एंड के सिलेक्शन क्या है, बेसिकली है क्या आर एंड के सिलेक्शन, बताओगे ना। चलो इकोलॉजी से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का फिर है, कह रहा है कि स्मॉल इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ टर्बाइन प्रोड्यूस ए लार्ज एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी यील्ड। सही, बिल्कुल बिल्कुल बात है, क्योंकि जो विंड की जो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना तो एनर्जी की यील्ड तो बढ़ेगी, क्योंकि विंड की वेलोसिटी, और आपको पता है एनर्जी यील्ड कैसे, प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ विंड स्पीड होता है, ये V3 के प्रोपोर्शनल, ये पढ़ा है ना, अरे याद आ रहा है फॉर्मूला,
तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या रहा है, एनर्जी यील्ड फ्रॉम विंड इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ विंड स्पीड, बिल्कुल सही बात है। एंड विंड स्पीड इंक्रीज विद हाइट अबोव ग्राउंड, बिल्कुल, क्योंकि फ्रिक्शन कब होगा, अबोव ग्राउंड बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना और किसी तरह से कोई डाउट मत रखना फ्रेंड्स, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आओ, किसी भी तरह की टेंशन ना लेते हुए चित्त को शांत रखें और अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करो आप, ठीक है? और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, इस नाम से है, और 15 मार्च तक, है ना, आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, और अगर कोई 15 मार्च तक अपनी सीट बुक करवाता है, पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है वो भी, और अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके लिए भी, और कॉम्बो पैक भी ले सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस। 15 मार्च तक उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और 15 मार्च तक 25% ऑफ है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छे से शांति से तैयारी करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में तैयारी करते हैं, तो किसी तरह की मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, अपना चित्त शांत रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम में परफॉर्म करना है, किसी भी तरह की टेंशन मत लेना, एकदम कूल माइंड से बैठना है एग्जाम में। बहुत हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होके कि ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ने की प्रवृत्ति रखें। छोड़ने की प्रवृत्ति मतलब, कहने का मतलब, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करने तो सारे ही क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आप ये सोचो कि यही क्वेश्चन, कई बार जिद हो जाती है मन में, उस जिद को छोड़ते हुए परफॉर्म करना है कि कोई बात नहीं, इसको रिलैक्स माइंड से मैं अच्छे से फिर देखूंगा। और जब भी आप पैसेज वगैरह करने की कोशिश करो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, और फिर पैसेज करो। एक बार, मैं बार बार बोलता हूँ कि कंटिन्यू 3 घंटे जब स्क्रीन देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होने लगती है, तो थोड़ी देर स्क्रीन देखी, 5-10-15 क्वेश्चन करे, फिर थोड़ा 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करी, फिर और सो मत जाना, ठीक है? मैं बार बार बोलता हूँ, फिर 5-7-10 सेकंड के लिए आंखें ऐसे बंद करी, और फिर एकदम फ्रेश होकर फिर क्वेश्चन करा, तो तरोताजा लगेगा, थोड़ा पानी पी लिया बीच में, तो इस तरह से ठीक रहेगा। एकदम ऐसे गड़ा के 3 घंटे आंखें देखोगे तो इरिटेशन होना स्वाभाविक है, फिर ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ, थोड़ा हो जाता है। तो आप बहुत समझदार है, अपनी तरह से मैनेज करने की कोशिश करिए, लेकिन कभी इरिटेशन ऐसी हो तो थोड़ा सा 5-10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, सोना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है, कोड नंबर 89? अगर हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन भी देते हैं, और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।